आज जो आप सीखने जा रहे हैं वो शायद जिंदगी भर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। हो सकता है आपकी कभी उधार लेने की नौबत आ जाए या फिर आपको अपने किसी दोस्त को पैसे उधार देने पड़े। तब ये बहुत काम आएगा। हम यहाँ ब्याज यानी इंटरेस्ट की बात करेंगे। उसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर समझेंगे। आपने इंटरेस्ट शब्द सुना तो होगा बहुत बार। कभी हम उसे किसी को उधार दी गई राशि पर वसूलते हैं, कभी हम उसे उधार ली गई राशि पर देते हैं। देखा जाए तो इसकी कोई सटीक परिभाषा तो हमारे पास भी नहीं है, मगर हम इसे पैसे पर लगने वाला किराया बोल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्याज वह मूल्य होता है जो हम किसी सीमित अवधि के लिए मांगे हुए पैसे के लिए चुकाते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं आपसे 100 रुपए उधार लेता हूं। यह वर्तमान की स्थिति है और अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान से 1 वर्ष बाद की, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ये आप हैं और यहां पर मैं हूं। तो अब आप मुझे 100 रुपए देते हैं। फिर 1 साल बीतने के बाद अगर मैं आपको 100 रुपए वापस कर देता हूं तो आपने दिए गए रुपयों पर कोई ब्याज नहीं लिया। आपको केवल आपका पैसा वापस मिलेगा। अगर ऐसा होता कि आप मुझे 100 रुपए देते और फिर बदले में वापस करते समय मैं आपको 110 रुपए देता, तो इस स्थिति में मैं आपको उस 100 रुपए के लिए कितना ब्याज दे रहा हूं? मैं आपको 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूं। मैं आपको आपके 100 रुपए तो लौटा ही रहा हूं, साथ में 10 रुपए ब्याज भी दे रहा हूं। दीज एक्सेस 10 रुपीज इज द फीस। दिस इज द इंटरेस्ट। ये चुकाने के बाद ही मैं आपका पैसा रख सकता हूं और उसका किसी भी तरह से उपयोग कर सकता हूं। मैं उसे खर्च भी कर सकता हूं या फिर बैंक में डालकर 1 साल के लिए बचत भी कर सकता हूं। तो हमारा ब्याज, हमारा इंटरेस्ट उधार दिए गए पैसों का कुछ प्रतिशत होता है। बैंकों में उधार दी जाने वाली इस राशि को प्रिंसिपल यानी मूल राशि कहा जाता है। इसे लिखते हैं प्रिंसिपल। यहां पर हमारा ब्याज था 10 रुपए। अगर हम इसे प्रतिशत के रूप में देखना चाहते हैं तो इसे लिखते हैं 10 बटा ये मूल राशि जो कि 100 है। तो ये होगा 10%। तो आप 100 रुपए देते समय मुझे बोलेंगे कि दोस्त, मैं तुम्हें ये 100 रुपए 10% की ब्याज दर से उधार पर दूंगा। 100 रुपए का 10% होगा 10 रुपए। तो 1 साल बाद मैं आपको 100 की जगह 110 रुपए वापस करूंगा। आप 10% की ब्याज दर से मुझे कितना भी पैसा उधार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 1000 रुपए उधार देते हैं तो इस स्थिति में ब्याज 1000 का 10% होगा और वो होगा 100 रुपए। आप 1 साल बाद 1000 रुपए जमा 1000 का 10% वापस देंगे। ये बराबर होगा 1100 रुपए के। यहां सभी के आखिर में एक एक शून्य लगा देते हैं। यहां ब्याज भले ही 100 रुपए हो जाएगा, मगर ब्याज की दर 10% ही होगी। चलिए अब समझते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। अरे, स्क्रीन बदलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने थोड़ी देर पहले जो प्रश्न किया था वहां पर आपने मुझे 10% की ब्याज दर से 1 साल के लिए रुपए उधार दिए थे। चलिए इस बार भी हम ब्याज दर को वही रखते हैं। सो आवर इंटरेस्ट रेट हियर इज अगेन 10% पर ईयर। यहां पर उधार ली जाने वाली राशि, मूल राशि यानी प्रिंसिपल भी वापस से 100 रुपए ही रखते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये है, आप शायद प्रश्न सुनकर वीडियो को रोकना चाहें। तो प्रश्न है, 10 साल के बाद मुझे आपको कितने रुपए लौटाने होंगे? हाउ मच डू आई ओ इन 10 ईयर्स? इसे सोचने के दो तरीके हैं। मैं यहां सालों से शुरुआत करता हूं। अगर उसी समय वापस कर दूंगा तो मुझे कुछ भी अधिक नहीं देना होगा। हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं कम से कम 1 साल के लिए तो उधार मांगी हुई राशि अपने पास रखूंगा। 1 साल बाद मैं इसमें मूल राशि का 10% मूल राशि में जोड़ सकता हूं। फिर मुझे आपको 110 रुपए लौटाने होंगे। फिर 2 साल बाद मैं इसमें मूल राशि का और 10% जोड़ सकता हूं। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष में 10 रुपए जोड़ता चला जाऊंगा मैं। इस बार यह हो जाएगा 120 रुपए। 3 साल बाद यह बढ़कर 130 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए मेरा किराया 10 रुपए होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा मूल राशि का 10% ले रहा हूं। तो 10 साल बाद क्योंकि हम प्रत्येक साल 10 रुपए दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपको 200 रुपए लौटाने होंगे। ये 200 बराबर होगा 100। ये मूल राशि प्रिंसिपल है और फिर ये है ब्याज वाले 100 रुपए। यहां पर ये सब कुछ जो हमने किया है, इसे गणित की भाषा में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। इसमें हम लेते हैं मूल राशि को
और फिर प्रत्येक साल चुकाए जाने वाली राशि को ब्याज दर और मूल राशि के गुणन से पता किया जाता है और फिर उसी अतिरिक्त राशि को हम प्रत्येक वर्ष चुकाते हैं। देखा जाए तो साधारण ब्याज में हम कम ही ब्याज चुकाते हैं। एक बार जब हम चक्रवृद्धि ब्याज समझ लेंगे तब इस बात का आपके लिए कुछ मतलब निकलेगा। तो ये हो गया 10% ब्याज दर पर ब्याज लेने का एक तरीका। चलिए दूसरे तरीके पर चलते हैं। इसके लिए भी मूल राशि को हम 100 रुपए ही लेते हैं। तो एक साल बाद मैं आपको 100 रुपए और ब्याज के रूप में 100 का 10% दूंगा। तो ये हो जाएगा 110 रुपए। 100 प्लस 10% इज 100। रुकिए, मैं रंग बदल लेता हूं। बस यहां आने के बाद ही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ जाता है। साधारण ब्याज में हम प्रत्येक वर्ष केवल मूल राशि का 10% जोड़ते थे। चक्रवृद्धि ब्याज में एक साल होने के बाद हम मूल राशि का 10% नहीं लेते हैं, हम 10% लेते हैं इस वाली का। सो वी नाउ टेक द 10% ऑफ दिस अमाउंट। ये हमारी नई मूल राशि, नया प्रिंसिपल होगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एक साल के बाद आपको 110 लौटा दिए और फिर से उसे आपसे उधार लिया, इसलिए मूल राशि अब 110 हो गई है। ये हो जाएगा 110 जमा 10% 110 का। यहां पर हम 110 को अवितरित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 110 गुणा 110 बटा, इसे सीधे 1.1 ही लिख लेते हैं। इसे फिर से लिखते हैं 100 गुणा 1.1 का वर्ग। ये बराबर होगा 121 रुपए के। तो अब दूसरे साल में मूल राशि बदलकर हो जाएगी 121 रुपए। दिस इज ईयर 2। ये रेखाएं बना देते हैं ताकि भ्रमित ना हो। अब तीसरे साल में आने पर मूल राशि हो जाएगी 121 रुपए और ब्याज होगा 10% 121 रुपए का। मैं इसे कोष्ठक में डाल देता हूं, तो ये बराबर होगा 1 गुणा 121 जमा 0.1 गुणा 121। ये हो जाएगा 1.1 गुणा 121। इसे लिखने का एक और तरीका है। हमारे पहली मूल राशि यानी 100 गुणा 1.1 की घात 3 और ये इसी प्रकार चलता रहेगा। आप वीडियो रोककर खुद भी इसे देख सकते हैं। इस प्रकार 10 साल बाद ये हो जाएगा 100 गुणा 1.1 की घात 10। अब ये किसके बराबर होगा? चलिए अपनी एक्सेल में देखते हैं। इसके बारे में कंप्यूटर वाली टीचर से याद से पूछना। यहां लिखते हैं 100 गुणा 1.1 की घात 10, तो ये होगा 259 रुपए। सो इट विल बी 259 रुपीज। शुरुआत में तो इसका खास अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, मगर इसे बहुत लंबी अवधि के लिए लगाने पर अंतर बहुत बढ़ जाता है। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 10 साल के लिए लगाते हैं तो कुल दी जाने वाली राशि हो जाती है 259। और अगर हम साधारण ब्याज 10% की दर से 10 साल के लिए लगाते हैं तो तब कुल दी जाने वाली राशि केवल 200 रुपए होती है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ज्यादा ब्याज चुकाना होता है उसी समय सीमा के लिए। अभी जाने का समय हो गया है, मगर आप साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का ही अभ्यास करते रहना और मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित एक और वीडियो बनाऊं।